हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। आप लोगों के कमेंट्स और आपके व्यूज़ मुझे ये चीज़ बता रहे हैं, लाइक्स बता रहे हैं कि आप मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स को जोड़कर एक पूरा लेक्चर बनाने की कोशिश की है। तय है, सिलेक्टेड है, इसमें से सवाल होंगे आपके। चाहे सी टेट, मैं बार बार वही बात कहता हूँ, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, एक ही चीज़, क्योंकि हर एग्ज़ाम के साथ टेट लगा हुआ है। इसका मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, बस। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है आपका समाजीकरण, समायोजन, चिंतन और रक्षा अभियांत्रिकी। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको बुक्स में शायद नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहे हैं क्या। मैंने उन सारी चीज़ों को एज ए एग्ज़ाम लेवल पर प्रिपेयर करके आपके बीच में रखने की कोशिश की है। चलिए एंजॉय करते हैं। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा कहना है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरी क्लास मॉर्निंग में 9:30 बजे स्टार्ट होगी। तो आप उस समय आया करिए, उस समय जो क्लास स्टार्ट होती है 9:30 पर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब जो है कमेंट्स और व्यू देने की कोशिश करिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और अपने लेक्चर को और इम्प्रूवमेंट के साथ आप तक पहुंचाता रहूं। एक और ख़ास बात है, वीडियो पूरी देखने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं लास्ट पोर्शन में लेक्चर से संबंधित सवाल भी दे रहा हूं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। इसलिए तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए और लेक्चर को रेगुलर पढ़ते रहिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण, समायोजन, चिंतन और रक्षा अभियांत्रिकी। पहला है आपका सोशलाइजेशन, दूसरा है एडजस्टमेंट, तीसरा है थिंकिंग और चौथा है डिफेंस मैकेनिज्म। ये 4 पॉइंट्स लेते हुए पूरा लेक्चर होगा। एक एक को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके साथ क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, चलिए पहला देखते हैं, सोशलाइजेशन। साधारण शब्दों में अगर बात की जाए तो समाजीकरण हमने बहुत सुना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ऐसे बहुत सारे कोटेशंस हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये प्रोसेस क्या है ये समझिए। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा शिशु में, पहले तो समझिए आप, शिशु, एक नवजात शिशु जो कि सामाजिक प्राणी नहीं होता है, उसके भीतर हम क्या करते हैं, नैतिक गुणों का विकास। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। नवजात शिशु में नैतिक गुणों का विकास, संस्कृति का हस्तांतरण। जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, वो कल्चर उस नवजात शिशु या शिशु तक पहुंचाने का भी प्रोसेस किया जाता है। और मानवोचित गुणों का, मानवोचित जो मानव के हित में हो, मानवोचित गुणों का विकास, सामाजिक विरासत के तत्वों का परिचय एवं व्यक्तित्व के गुणों का विकास करवाया जाता है। इतनी सारी चीजें शामिल हैं सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में। पहला क्या है, किसी शिशु में नैतिक मूल्यों का विकास, मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट, संस्कृति का हस्तांतरण, मानवोचित गुणों का विकास, सामाजिक विरासत के तत्वों का परिचय एवं व्यक्तित्व के गुणों का विकास करवाया जाता है। इतनी सारी चीजें समाजीकरण की प्रक्रिया में करवाई जाती हैं। क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। शाब्दिक अर्थों में समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, वर्बल मीनिंग, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को एक सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य करती है। ये इसका वर्बल मीनिंग हुआ कि नवजात शिशु को एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहने लायक सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य करती है। अगला पॉइंट है, समाजीकरण के अंतर्गत किसी बालक में सामाजिकता के गुणों को लाने का प्रयास किया जाता है।
किसी बालक में सामाजिकता के गुणों को लाने का प्रयास किया जाता है। और जिस प्रोसेस से प्रयास किया जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो कहलाता है समाजीकरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरस्तु, सब जानते होंगे, अरस्तु मनोविज्ञान के जनक। अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसका कहना है? ये अरस्तु का कहना है। तो आप इसको समझेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा स्टेटमेंट है रॉस के अनुसार समाजीकरण सहयोग करने, और ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, 2017 सीटेट में ये पूछी गई है। समाजीकरण सहयोग करने वाले में हम का मतलब समझ पा रहे हो, एक दूसरे से हम की भावना का विकास करता है व उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा व क्षमता का विकास करता है। एक तो हम की भावना, एट प्रेजेंट हम देखते होंगे शायद मोस्टली सारे मैं की बात पर टिके हुए हैं। वो एक सॉन्ग भी आया हुआ, मैं और तुम हम हो जाते। इसका मतलब समझिए, हम की भावना का विकास किसके द्वारा हो रहा? सोशलाइजेशन के द्वारा हो रहा। आपके साथ मैं आपको जो क्लास दे रहा हूं, इसके पीछे भी हम की भावना है। आप सबके रिजल्ट मेरे रिजल्ट होंगे, आप सबकी अच्छी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस होगी, आपका मूल्यांकन मेरा मूल्यांकन होगा। जब हम इस प्रोसेस से काम कर रहे हैं, दिस वन इज टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। तो रॉस का कथन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2017 सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, सवाल बन सकता है। समाजीकरण सहयोग करने वाले में हम, एक शब्द याद रखना, हम की भावना। बस परिभाषाएं याद करने की ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। अगर नहीं बताई है ऑनलाइन तो मैं एक दिन परिभाषाओं को याद करने की ट्रिक का लेक्चर आपके बीच में दे दूंगा। बाकी क्लासरूम में जितने बच्चे थे मैं उनको ये चीज सिखा चुका था, परिभाषा को कैसे अंडरस्टैंड करना है, और जिससे परिभाषा से संबंधित कोई सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम की भावना को केवल टर्म बनाइए और परिभाषा याद हो जाएगी रॉस की। हम की भावना का विकास करता है व उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा व क्षमता का भी विकास करता है। ये परिभाषा रॉस की है। अब समाजीकरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत भी दिए गए हैं, जैसे मैं और मुझे का सिद्धांत। अगर केवल पूछा जाएगा तो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि समाजीकरण का मैं एवं मुझे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो मीड महोदय, थिंकर हुए मीड, मिस्टर मीड। मीड ने एक सिद्धांत दिया है सोशलाइजेशन का, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे मैं और मुझे के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही सवाल होना है। दूसरा क्या है? दूसरा सिद्धांत है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये दुर्खिम महोदय ने दिया है। अगर पूछा जाता दुर्खिम के द्वारा सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो फिर सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इस नाम से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जो किसका है? दुर्खिम महोदय का है। और तीसरा है स्वदर्पण सिद्धांत। इन सिद्धांतों के विषय में डिटेल अगर बात की जाएगी तो वो हमारे सवाल नहीं बनेंगे। बस इतना जरूर है कि मैं और मुझे का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो सिर्फ अपने बारे में सोचने की बात कर रहा है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत सबसे अच्छा सिद्धांत होता है। स्वदर्पण, इसमें अपना एवेल्युएशन ही करते हैं, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन कूले महोदय के द्वारा किया गया, मिस्टर कूले के द्वारा। तो अगर पूछा जाता है समाजीकरण के प्रमुख कितने सिद्धांत हैं, तो समाजीकरण के प्रमुख 3 सिद्धांत हैं। पहला है मैं और मुझे का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया है मिस्टर मीड महोदय ने। दूसरा है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया है दुर्खिम महोदय ने। और लास्ट है इसका स्वदर्पण का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया है कूले महोदय ने। तीनों क्लियर हुए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास का प्राथमिक स्रोत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां जितनी बार आप लिखना चाहते हो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। अगर सवाल बनेगा तो आप उठाकर देखिए, यहाँ ये मैं ईयर नहीं गिनाऊंगा आपको कि कौन कौन से ईयर में ये सवाल आया है, ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। ऐसा कह सकते हो सीटेट इसके बिना अधूरा है। सामाजिक विकास का प्राथमिक स्रोत आपको यहाँ याद रखना है कि प्राइमरी सोर्स, अंग्रेजी जरूर देखिएगा, या थोड़े से शब्दों के हेर फेर में सवाल बदल जाएंगे। तो प्राथमिक स्रोत किसे मानते हैं? परिवार को माना जाता है। बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ,
आपने देखा होगा, इस सिर्फ सोशलाइजेशन की दृष्टि से ही कहिए, परिवार को प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है और माँ को पहला टीचर कहा जाता है। क्लियर? तो सामाजिक विकास का प्राथमिक स्रोत किसे माना जाता है? किस परिवार को, फैमिली को माना जाता है। परिवार में आकर एक शिशु सीखता है, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे बाबा, मेरी दादी, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरा भाई, मेरी दीदी, ऐसा कुछ यहीं से शुरुआत होता है। तो इसलिए प्राथमिक स्रोत किसे माना गया समाजीकरण का? परिवार को। अगला पॉइंट है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। देखेंगे ऊपर वाले पॉइंट पर है प्राथमिक, प्राइमरी सोर्स, और वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, बहुत जिसे कहेंगे बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, खेलों को माना गया है। बट अफसोस है कि यहाँ जिन खेलों का जिक्र किया गया वो खेल आज के तो नहीं है। पबजी नहीं है, आज का खेल नहीं है, इससे सोशलाइजेशन नहीं आता। या फिर कंप्यूटर के कोई एंग्री वर्ड टाइप के गेम ऐसे नहीं है जहाँ कंप्यूटर पर बैठकर हम खेलते हैं, ये गेम कभी सोशलाइजेशन नहीं लाते हैं। सोशलाइजेशन में वो गेम है जो बच्चे बच्चों के साथ मिलकर खेलते हैं। आजकल आप देखते होंगे 1 BHK का जो कल्चर है हमारा, उसमें मोस्टली हमने अपने आप को कट कर लिया है लोगों से, तो केवल सोशलाइजेशन तो रह गया है, वो 4 दीवारी के अंदर। बाहर लोग आप देखते होंगे, लोग कैसे भी कुछ परेशानियां उठाते होंगे, लेकिन शायद लोग दरवाजे ही बंद करते हैं। तो एक अजब सा सोशलाइजेशन है, मनोविज्ञान का एक बहुत डीप टॉपिक है। लेकिन यहाँ समझिएगा कि सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसे मानते हैं? किस खेलों को मानते हैं। क्लियर हुआ? तो दोनों पॉइंट सवाल की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी बार वेरी वेरी लिख सकते हो आप लिख लीजिएगा। अगले पॉइंट पर चर्चा करता हूं, समाजीकरण के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से होते हैं। जहां पर अन्य लिखा है, यही सवाल पूछा जाता है गौड़ स्रोत के नाम से। अगर पूछा जाता है कि समाजीकरण के गौड़ स्रोत कौन कौन से हैं, तो गौड़ में याद रखिएगा आप, गौड़ स्रोत कौन कौन से हैं। पहला है आपका पास पड़ोस। गौड़ स्रोत में पहला स्रोत कौन सा आएगा? पास पड़ोस आएगा। दूसरा कौन सा आएगा? विद्यालय आएगा। तीसरा कौन सा है? समुदाय है, क्षेत्र है, मित्र है, इट एक्स्ट्रा, रिलेटिव्स भी आते हैं। अब रिश्तेदारों की कैटेगरी भी 2 तरीके से, एक तो रिश्तेदार है, एक करीबी रिश्तेदार है, लेकिन ये सारे के सारे द्वितीय स्रोत में जाते हैं। लेकिन CTET यहाँ द्वितीय स्रोत के नाम से कभी सवाल नहीं पूछती है, वो अक्सर पूछती है गौड़ स्रोत। तो आप याद रखेंगे समाजीकरण के गौड़ स्रोत कौन कौन से हैं। परिवार को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे गौड़ ही हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास की सबसे कठिन अवस्था कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। 2018 CTET सवाल पूछा जा चुका है। सामाजिक विकास की सबसे कठिन अवस्था कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि किशोरावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक गहन और जटिल होती है। इसके लिए आप बाल विकास का चैप्टर पढ़ सकते हैं, YouTube पर पढ़ा हुआ है हमारे चैनल पर, जिसमें मैंने किशोरावस्था को लेकर आपको बताया था। और वैसे भी आपने सुना हुआ होगा, एक ऐसी अवस्था है जो तूफानों की अवस्था कही जाती है, कठिन काल कहा जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वहाँ पर सोशलाइजेशन, वहाँ बच्चा अपने बारे में मोस्टली सोचता है, इसलिए सोशलाइजेशन नहीं होता है। तो सोशलाइजेशन करवाया जाता है, बहुत कठिनाई से करवाया जाता है, बहुत सिंसियर स्टेज मानी जाती है वो। इसलिए किशोरावस्था में सामाजिक विकास को सबसे जटिल और सर्वाधिक गहन माना गया। इसलिए अगर सवाल पूछा जाता है कि सामाजिक विकास की सबसे कठिन अवस्था किसे कहते हैं, तो वो होगा आपका किशोरावस्था। क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए। अगला टॉपिक है यहाँ पे समायोजन, एडजस्टमेंट। इसके बारे में भी आपने खूब सुना होगा। अक्सर लोग बात करते हैं समायोजन करना सीखे, समायोजन करना सीखे। मान लीजिए एक सामाजिक प्राणी है, अगर उसे समायोजन नहीं आता है तो हर स्टेप पर उसे परेशानी होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो समायोजन को देखिए, एडजस्टमेंट क्या है। समायोजन की प्रक्रिया में 2 प्रमुख तत्व होते हैं, या फिर अगर सवाल बनेगा कि समायोजन के कितने प्रमुख तत्व होते हैं, तो 2 आप याद रखेंगे, 2 तत्व हैं। एक तो प्राणी है, दूसरा वातावरण है। पूछा जाता समायोजन के कितने प्रमुख तत्व होते हैं, तो आप याद रखेंगे समायोजन के 2 प्रमुख तत्व होते हैं। एक तो कहिए मनुष्य, प्राणी, व्यक्ति, और दूसरा कौन है? परिस्थिति या फिर वातावरण। अब होता क्या है इसमें, यह दोनों तत्व एक दूसरे को हराने का प्रयत्न करते हैं।
समझिए, समायोजन में ये दोनों तत्व कौन कौन से, एक तो प्राणी और दूसरा कौन है, दूसरा है वातावरण। तो दोनों एक दूसरे को डिफीट देने की कोशिश करते हैं। इसमें जो हरा देता है वो जीत जाता है, जो हार जाता है उसका कुछ समायोजन हो जाता है। अब यहां देखेंगे आप, गेट्स महोदय कह रहे हैं कि समायोजन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस, समायोजन लगातार चलता रहता है। स्किनर कहते हैं कि समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। क्लियर है? गेट्स की परिभाषा और स्किनर की परिभाषा, दोनों परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। एक परिभाषा और है, मैंने यहां मेंशन नहीं की, वुडवर्थ की है। वो कहते हैं कि पूर्ण समायोजन की स्थिति मौत है, यानी पूर्ण समायोजन कभी नहीं हो सकता है व्यक्ति का, वो तभी होगा जब व्यक्ति मर जाएगा। आपको पता, मृत्यु के बाद इतना अच्छा समायोजन हो जाता है कि वो आग के साथ जल जाता है और टस से मस भी नहीं करता है। लेकिन यहां अगर बात की जाएगी, गेट्स की परिभाषा कह रही है समायोजन, गेट्स कह रहे हैं कि समायोजन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और स्किनर कह रहे हैं कि समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। दोनों पॉइंट क्लियर हुए? आगे बढ़ते हैं, देखेंगे व्यक्ति जब वातावरण पर विजय प्राप्त कर लेता है, व्यक्ति प्राणी जब वातावरण पर विजय प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति का वातावरण के साथ समायोजन हो जाता है। अभी हम पीछे बात कर चुके थे, आप देखेंगे पीछे जो हमने बात की उसमें बताया था कि समायोजन के दो प्रमुख तत्व होते हैं, एक तो व्यक्ति है, दूसरा कौन है, दूसरा है आपका वातावरण। तो यहां देखेंगे दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। अब क्या बताया जा रहा है, व्यक्ति जब वातावरण पर विजय प्राप्त कर लेता है, किस पर, वातावरण पर, तो व्यक्ति का वातावरण के साथ समायोजन हो जाता है। और यदि व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है तो क्या होता है, यदि वातावरण व्यक्ति को हरा देता है तो व्यक्ति का वातावरण में असमायोजन अथवा कुसमायोजन हो जाता है। समझिए आप इसको। अब कुसमायोजन की स्थिति क्या उत्पन्न कर देती है, बहुत बहुत परेशानी। असमायोजन की स्थिति में व्यक्ति तनाव, कुंठा, भग्नाशा, द्वंद्व आदि उत्पन्न, व्यक्ति में तनाव हो जाता है, तनाव, टेंशन, कुंठा, डिप्रेशन, भग्नाशा, होपलेस कह सकते हो आप इसे, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें उसमें उत्पन्न हो जाती हैं और फिर वो सुसाइड करने के लिए सोचता है। आप कल देखते होंगे शायद, कोटा एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस आते हैं। वजह कुछ तो है, वो सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि बच्चे समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट पॉइंट यहां पर देखेंगे, शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था होती है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका चिंतन, थिंकिंग। इसे भी आपने सुना होगा, अभिसारी और अपसारी से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन है क्या, फिर देखिए। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। सबसे पहला पॉइंट, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, सवाल यहीं पर है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, सवाल यहीं पर, चिंतन कैसी प्रक्रिया है, याद करो और देखो पुराने पेपर, सवाल ये आया हुआ है, क्वेश्चन ये आया हुआ है। चिंतन कैसी प्रक्रिया है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। कुछ लोगों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़, अथवा कुछ ने इसे मध्यस्थ प्रक्रिया माना है जो किसी समस्या तथा उसका समाधान, दो चीजें हैं, समस्या और उसका समाधान सही अनुक्रिया के माध्यम से करता है, सही अनुक्रियाओं के माध्यम से समाधान करने की कोशिश करता है। कौन? चिंतन। परिभाषा दी गई है कॉगन एवं हेगन के अनुसार। यहां एक ही परिभाषा महत्वपूर्ण है, कॉगन और हेगन। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ मानसिक इकाइयों के जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। यहाँ पर केवल एक शब्द को आपको याद रखना है, जोड़ तोड़। अगर पूछा जाता है चिंतन तो मानसिक इकाइयों का जोड़ तोड़, कॉगन और हेगन, परिभाषा याद हो जाएगी।
यही हमारी 3 बॉन्ड परिभाषा भी है, राइट। तो कॉग्निहेगन का कहने का मतलब है कि प्रतिमाओं, अब चाहे वो प्रतिमाएं हों, प्रतीक हों, संप्रत्यय कॉन्सेप्ट हों, कोई नियम हो, या फिर अन्य मध्यस्थ मानसिक क्रियाएं हों, इन इकाइयों के जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चिंतन के मुख्य रूप से कितने प्रकार बताए गए हैं? चिंतन के मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए गए हैं। अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से परिभाषित है चिंतन को लेकर, लेकिन आप परेशान मत होइए, जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वो क्लियर है, वहीं से सवाल रहेंगे। चिंतन मुख्यतः 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका स्वली चिंतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वली चिंतन कितनी बार पूछा गया, ऑस्टिक थिंकिंग। अब स्वली चिंतन क्या है? इसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है। किसको करता है? काल्पनिक विचारों को और इच्छाओं को। यहाँ का डायरेक्ट सवाल 22 वर्ष पूछा जाता है स्वप्न से, ड्रीम से। आप देखेंगे शायद ऐसे ही सवाल आएगा, स्वप्न किस प्रकार का चिंतन है, केवल यही सवाल है, स्वप्न किस प्रकार का चिंतन। बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें आपको एक चुनना रहेगा, स्वली चिंतन। क्लियर? या फिर स्वली चिंतन का कोई उदाहरण दीजिए तो स्वप्न ऑप्शन में जाएगा। 22 वर्ष दोनों एक दूसरे से पूरक। अब बालकों में अक्सर आपने देखा होगा एक डिसेबिलिटी होती है, डिसेबिलिटी में कहीं सवाल पूछते हैं स्वलीनता, ऑटिज्म जिसे कहा गया, इसके लिए भी यही चीज जिम्मेदार है, जिसमें कल्पनाएं अधिक होती हैं। तो शिशु जब कल्पनाएं अधिक करने लगता है तो बैठे बैठे को कहीं दूसरी जगह चला जाता है, और तब वो चिंतन किस श्रेणी में आता है? स्वली में आ जाता है, और ये सीखने में बहुत परेशानी क्रिएट करता है, और वो दोष बन जाता है आपका स्वलीनता संबंधी दोष। क्लियर? और दूसरा चिंतन है आपका यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। अब देखेंगे रियलिस्टिक थिंकिंग किससे संबंधित है? ये वास्तविकता से संबंधित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे विवेचना के आधार, इसे विवेचना अथवा तर्कणा कहा है, राइट, लॉजिक। इस चिंतन के 3 प्रकार माने हैं। पहला है आपका अभिसारी चिंतन, अभिसारी बहुत पढ़ा है आपने, अभिसारी। कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये। अब कन्वर्जेंट के बहुत सारे उदाहरण है अभिसारी चिंतन के। अक्सर हमने क्लास में पढ़ाया था, अर्जुन का चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना कौन सा चिंतन है? अभिसारी है। योग की मुद्रा अभिसारी चिंतन है, राइट। और दूसरा अपसारी चिंतन है, ओपन एंडेड। एक क्लोज बॉक्स है, एक ओपन बॉक्स है, ओपन एंडेड है। तो एक अपसारी चिंतन है। दूसरा यथार्थवादी चिंतन 3 प्रकार में वर्गीकृत है, या यूं कह सकते हो यथार्थवादी चिंतन को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। 3 प्रकार होते हैं उसके। पहला है आपका अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। दूसरा है आपका अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। और तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक चिंतन में किसी व्यक्ति के नेगेटिव पक्ष ही शामिल नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी शामिल होते हैं। तो ये तीनों किस कैटेगरी में शामिल होंगे? ये तीनों रियलिस्टिक थिंकिंग में शामिल होंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। चिंतन के पहले 2 प्रकार दिए गए हैं, एक स्वली चिंतन है और दूसरा यथार्थवादी चिंतन है। स्वली का डायरेक्ट उदाहरण क्या है? स्वप्न है। और यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार हैं। पहला है आपका अभिसारी, दूसरा है अपसारी, और तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन, राइट। अभिसारी और अपसारी सीटेट में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, कई सारे उदाहरण देकर भी पूछे जाते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पूछा जाता है सृजनात्मक बालक का चिंतन कैसा होता है। तो सृजनात्मक बालक का चिंतन अपसारी चिंतन होता है, और प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन अभिसारी टाइप का होता है। तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अभियांत्रिकी लास्ट है, आप देखेंगे यहाँ टॉपिक पर। डिफेंस मैकेनिज्म, यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, या फिर क्यों कह सकते हैं बहुत यूनिक, मैं तो कहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। अगर आपको नहीं आते होंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे, वरना अगर आ जाएगा तो ये सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं रक्षा अभियांत्रिकी क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। इसका प्रयोग सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण में किया गया है। अब मनोविश्लेषण को अगर आपने सुना है तो पता होगा, मनोविश्लेषणवाद में मन की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक तो इदम बताई गई, दूसरी अहम बताई गई, और तीसरी पराहम बताई गई। इद, ईगो, सुपर ईगो, जिनसे 3 प्रकार के व्यक्तित्व भी बनते हैं। पहला कौन सा है?
सॉरी मुझसे गलती हुई, ये व्यक्तित्व ही है, और मन तो आपके अचेतन, अर्धचेतन और चेतन होते हैं। तो अगर यहां बात करेंगे व्यक्तित्व में इदम, इदम का संबंध किससे होता है? इदम का संबंध होता है आपका अचेतन मन से होता है। ये देखिए लिखा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं कि इदम अचेतन की अधिक प्रवृत्ति के कारण, चाहे इसे इदम के नाम से पूछा जाए चाहे अचेतन के नाम से पूछा जाए, इसकी प्रवृत्ति ज्यादा है। सिगमंड फ्राइड ने कितनी बताई? 90% बताई, 9/10 बताई। अधिक प्रवृत्ति के कारण तथा पराहम सुपरिगो, चेतन की अधिक निर्देश के, व्यक्ति का अहम मध्य। अगर देखेंगे तो यहां पर ट्राइंगल में 3 बनते हैं। सबसे ऊपर वाला कौन सा होता? सबसे ऊपर वाला चेतन होता है जिसका भाग कम है। मध्यस्थ कौन सा है आपका? अर्ध चेतन है। और नीचे वाला कौन सा है? अचेतन है। और चेतन की प्रवृत्ति कितनी होती है? 9/10। अगर हम बात करेंगे 9/10, और चेतन की प्रवृत्ति कितनी होती? 1/10 होती है। तो चेतन बहुत कम है, राइट, अचेतन बहुत अधिक है। तो अचेतन की अधिक प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति का पराहम जो अधिक निर्देश देता है, उन दोनों कंडीशंस में व्यक्ति का मध्यस्थ अहम अर्धचेतन तनावग्रस्त हो जाता है। इदम की प्रवृत्ति को रोकने के लिए तथा पराहम की अवहेलना से बचने के लिए व्यक्ति का अहम कुछ रक्षा युक्तियां। अब यहां पर डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, रक्षा युक्तियां कौन अपनाता है? यू मस्ट मेंशन अहम। ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा युक्तियां कौन अपनाता है? अहम। रक्षा युक्तियों का चुनाव कौन करता है? अहम करता है, मध्यस्थ पॉइंट, बीच का। क्लियर? अर्धचेतन रक्षा युक्तियों को अपनाता है जिन्हें मनोविज्ञान में मनोरचनाएं अथवा रक्षाभ्यंतरिकी कहते हैं। अब ये कौन कौन सी इसमें शामिल होती हैं, चलिए देखते हैं। इसमें पहली है आपकी प्रतिगमन। पहली मनोरचना है प्रतिगमन। इसको क्या बोला गया? रिग्रेशन। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति के निवारण के लिए पूर्व में किए गए व्यवहारों की पुनरावृत्ति करने लगता है। अब डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, शादीशुदा लड़की का स्कर्ट टॉप पहनना, तो जवाब में आपके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप चुनिए इसमें क्या होगा। इसमें होगा आपका प्रतिगमन, राइट। या फिर किसी युवक का अचानक फूट फूट कर रोने लगना। देखा होगा ये दोनों चीजें व्यक्ति को कहिए या वो लड़की को कहिए बचपन में ले जा रही है, जहां वो जानता था कि जब हम किसी गलती के कारण रोने लगते थे तो बड़े लोग मुझे माफ कर देते थे, या फिर मैं बच्चों की तरह दिखना चाहती हूं, आज हूं तो बड़ी लेकिन फिर भी, तो पीछे लौटना कह सकते हो इसे प्रतिगमन साधारण अर्थों में। दूसरा है आपका युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति किसी बात का वास्तविक कारण न बताकर एक ऐसा कारण बताता है कि दूसरा व्यक्ति उस बात को सही समझ लेता है। देखो सीटेट में ये सवाल 2 बार रिपीट हो चुका है, अंगूर खट्टे हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो समझते हैं ये मुहावरा है, अंगूर खट्टे हैं, लेकिन ये सवाल साइकोलॉजी के सेक्शन में जाता है, 29 सवालों में से जो पहले सेक्शन में है, राइट। आपकी आपत्ति भी काम नहीं करेगी, आप सोचेंगे ये मुहावरा है, लेकिन मुहावरा नहीं है, अंगूर खट्टे हैं। आपको इसके पीछे का रीजन पता होगा। लोमड़ी बहुत कोशिश कर रही थी अंगूर तोड़ने के, लेकिन जब अंगूर नहीं मिले तो वो जाने लगी, और तब बंदर ने पूछा क्या बात हो गई लोमड़ी दीदी, अंगूर नहीं तोड़े आपने? तो उसने उसका वास्तविक कारण नहीं बताया कि मुझे मिल नहीं पाया। उसने बोला नहीं मैं अंगूर तोड़ना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अंगूर बहुत तोड़ना चाह रही थी लेकिन अंगूर बहुत खट्टे हैं इसलिए खाऊंगी नहीं। इसका मतलब वास्तविक कारण ना बताकर उसने कौन सा कारण बताया? एक दूसरा कारण बताया, दूसरे कारण का सहारा लिया जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सही होगा। तो ये है आपका युक्तिकरण, उपाय खोज लेना, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, किसी पर थोपना। आपने प्रक्षेपण शब्द को बहुत सुना होगा। इसरो के द्वारा ये वाला अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया, ये वाला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, राइट। इसमें व्यक्ति अपने दोषों को, अब देखो अपनी कमियों को दूसरों पर मढ़ देता है। जो व्यक्ति की कमियां हैं उनको क्या कर देता है? उनको दूसरों पर मढ़ देता है, दूसरों पर थोप देता है। जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, फिर कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा फिर से मुहावरा है, जी नहीं, रक्षाभ्यंतरिकी में ये मनोरचना है, राइट।
जिसे कौन अपना रहा है? जिसे अहम अपना रहा है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, पता होना चाहिए। डांस करने के लिए कहा गया, उसने कहा कि नहीं नहीं, इसका मतलब वो किसको दोष दे रहा है? आंगन को। आता तो उसे है ही नहीं, तो ये क्या होगा? ये प्रक्षेपण हो गया। डायरेक्ट सवाल होगा नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, और पहला ऑप्शन होगा आपका प्रतिगमन, दूसरा ऑप्शन होगा आपका प्रक्षेपण, विस्थापन या फिर युक्तिकरण, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो आप उसमें देखकर चुनेंगे ये क्या है, ये प्रक्षेपण है। बता चुका हूं, प्रक्षेपण में व्यक्ति अपने दोषों का आरोपण दूसरों पर मढ़ देता है, राइट। या फिर यूं कहिए, दूसरा एग्जाम्पल, फेल होने पर अध्यापक को दोष देना कि कोर्स पूरा नहीं करवाया, राइट। शायद समझ पाए होंगे। फोर्थ पर है आपकी विस्थापन, इसको डिस्प्लेसमेंट बोला गया। इसमें देखेंगे, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने मौलिक संवेग, अब देखेंगे यहाँ पर संवेगों की बात चल रही है, जो मूल संवेग हैं उनको दूसरों पर आरोपित कर देता है। ऊपर वाले में क्या था? प्रक्षेपण में क्या दोष थे, यहाँ पर क्या है? संवेग है। अपने संवेगों को किसी और पर आरोपित कर देता है, जैसे किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालना, राइट। तो डायरेक्ट सवाल होगा किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालना। ऑप्शंस आर प्रक्षेपण, युक्तिकरण, प्रतिगमन या फिर विस्थापन। तो विस्थापन होगा, राइट। शायद समझ पा रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मार्गांतीकरण, सब्लिमेंटेशन, राइट। देखते हैं इसमें क्या। इसमें व्यक्ति अपनी असंतुष्ट इच्छाओं, जो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, की पूर्ति समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों व उद्देश्यों के रूप में प्रतिस्थापित करके करता है। जैसे संतान विहीन महिला का बाल कल्याण केंद्र खोलना। ये सवाल है, जितने एग्जाम्पल मैंने इसमें दिए हैं, जितने सवाल में जितने एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो सारे के सारे सवाल हैं जिनका रिलेशन हेडिंग से है। मार्गांतीकरण है ये, राइट। अब ये कहीं दिया जा सकता। मदर टेरेसा का बाल कल्याण केंद्र खोलना, आपने देखा लेप्रोसी वाले लोगों को, तो ये सब क्या है? ये आपका मार्गांतीकरण है। या फिर यूं कह सकते हो, लव मैरिज में किसी को असफल होने के बाद वो दूसरों की लव मैरिज करवा रहा, अपनी तो हुई नहीं। किसी की नौकरी नहीं लगी है, वो दूसरों की नौकरी लगवा रहा, तो ये क्या हुआ? आपका मार्गांतीकरण हुआ। पृथक्करण छठवां है आपका, 6 है, और अंतिम है यहाँ पर, इसे विद्रोह बोलते हैं। जब कोई मित्र आपका मजाक उड़ाता है तो उसका साथ छोड़ देते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जब जिन ग्रुप्स में या जिन जगहों पर मुझे लगता है कि मेरी हंसी मजाक हो रही है, हम जान लेते हैं कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए और मैं अपने आप को वहां से अवॉइड कर लेता हूं। ये चीज क्या हो जाती है? ये पृथक्करण हो जाती है। ये 6 की 6 आपकी रक्षा युक्तियां हैं। आप अक्सर देखेंगे, पीछे अब पेपर उठाओ, आपको सवाल यहां से मिलेंगे। ओके, चलिए, ये थे 4 पॉइंट जिन पर हमको डिस्कस करना था। अब बारी है आपके सवालों की, तो जिसमें हम सवाल डिस्कस करेंगे, जो बेसिक इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। बाकी तो यहाँ जितना पढ़ा दिया वो सब पॉइंट सवालों में ही है। कुछ और जो नहीं बन पाए यहाँ पर, उन सवालों को मैंने आगे एक्सरसाइज में दिया है, तो आप देखते रहिए लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, बालक की शिक्षा को परिवार किस प्रकार से प्रभावित करता है? अब देखेंगे आप, ये सवाल आया हुआ है सीटेट में। पहला ऑप्शन है बालक को स्कूल भेजकर, दूसरा ऑप्शन है सुख सुविधाएं देकर, तीसरा है संस्कृति रूप से शिक्षित करके, और चौथा है गृह कार्य करने में सहायता देकर। आई होप इसको चुन पाएंगे आप। सी इज राइट आंसर, संस्कृति रूप से शिक्षित करके, क्योंकि परिवार से हमको संस्कृति मिल रही है, राइट। चलिए दूसरा प्रश्न, समाजीकरण की किस अवस्था में जिज्ञासा की उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल। ए ऑप्शन है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है शैशवावस्था, और सी डी आपका ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था। गैस करिए, समाजीकरण की किस अवस्था में जिज्ञासा की उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है? आई होप आप समझ पाए होंगे। ए ऑप्शन इज राइट, प्रारंभिक बाल्यावस्था। समाजीकरण की किस अवस्था में जिज्ञासा, खोज प्रवृत्ति प्याजे वाले में दिया गया है, इसका मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था, राइट। बच्चा हर चीज को खोजने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? अब देखेंगे, गौड़ वाहक पूछे गए हैं, यानी द्वितीय वाहक पूछे गए हैं। तो पहला दे रहा है आपका परिवार व पास पड़ोस, ए ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय व पास पड़ोस, तीसरा ऑप्शन है परिवार व रिश्तेदार, और डी ऑप्शन है आपका विद्यालय व निकटतम परिवार के सदस्य।
चलिए देखकर बताइए कौन सा सही होगा। गौड़ वाहक पूछे गए हैं, आपको पहले ही बता चुका हूं लेक्चर में। एक तो प्राथमिक वाहक और दूसरा है गौड़ सेकेंडरी। तो यहाँ पर गैस करिए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। ए बी सी डी में से आई होप क्लियर हो गया होगा। जब परिवार आ रहा है तो प्राइमरी है, तो यहाँ पर ए और सी को तो रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। अब देखेंगे शायद दो में बी ऑप्शंस में विद्यालय के साथ साथ पास पड़ोस आ रहा, और डी ऑप्शन में विद्यालय के साथ निकटतम रिलेटिव्स आ रहे हैं, परिवार के सदस्य आ रहे हैं, निकटतम परिवार के सदस्य आ रहे हैं। तो बेहतर बी से डी सही है, इसका मतलब डी इज राइट आंसर। ओके, क्लियर हुआ। गौड़ वाहक में परिवार के वे सदस्य जो परिवार से निकटतम होते हैं, तो कौन से होते हैं? मोस्टली चाचा चाची होते हैं, बुआ वगैरह ये सब रिलेटिव्स में होते हैं, तो चाचा चाची वगैरह ये भी गौड़ में शामिल होते हैं। क्लियर, डी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। चलिए देखिए, सोशलाइजेशन के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में सोशलाइजेशन से तात्पर्य है, मीनिंग है, सेंस है। पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, सामाजिक मापदंडों का पालन करना। मापदंड समझ पा रहे हो आप, समाज द्वारा जो मापदंड बनाए गए हैं। बड़ों का सम्मान करना। सी ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन व समायोजन करना। और डी ऑप्शन है आपका परिवार व समाज को महत्व देना। तो शिक्षा के रेफरेंस समाजीकरण से तात्पर्य सी इज राइट ऑप्शन, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन करना, दिस वन। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी व विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो समझिए आप, सोशलाइजेशन में अनुकरण, समाजीकरण की प्रक्रिया में दो ऑप्शन यहाँ पर देखो आप, दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक तो अनुकरण है और दूसरा विकासात्मक है, राइट। इसमें ए ऑप्शन कह रहा है आपका परिवार व पास पड़ोस, बी ऑप्शन कह रहा देश व राजनीति, सी ऑप्शन कह रहा गांव व शहर, डी ऑप्शन कह रहा परिवहन व संचार साधन। ए इज राइट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। सोशलाइजेशन का प्रोसेस कब आरंभ हो जाता है? जब से बालक जन्म लेता है तब से आरंभ हो जाता है। तो इसका मतलब किशोरावस्था, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन वयस्क होने पर, सी ऑप्शन विद्यालय से, डी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जन्म के समय से। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। अब देखेंगे आप, परिवार को पूछा गया है, तो परिवार कैसी भूमिका निभाएगा? गौड़ गलत हो गया, रोमांचकारी कम महत्वपूर्ण। अगर हम यहाँ कट करेंगे तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को कट कर दीजिए। रोमांचकारी और मुख्य, बेहतर कौन सा? यहाँ डी है, मुख्य भूमिका निभाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निष्क्रिय एजेंसी पूछा है। अब समाजीकरण की अगर पूछा जाए सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी, सक्रिय वो होंगी जहां पर लोग सामाजिकता के गुण सीखते होंगे। तो देखते हैं, ए ऑप्शन परिवार, बी ऑप्शन स्वास्थ्य क्लब, सी ऑप्शन इको क्लब, डी ऑप्शन सार्वजनिक पुस्तकालय। गैस करके बताइए आप। समाजीकरण की निष्क्रिय पूछी गई तो निष्क्रिय परिवार तो हो नहीं सकता। स्वास्थ्य क्लब, जिम जिसे बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। देखा होगा लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से। इको क्लब, पर्यावरण से संबंधित है क्लब, यहाँ पर भी लोग बातचीत करते हैं, मिलते हैं। डी इज राइट आंसर, सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। आप देखेंगे लाइब्रेरी के मेन गेट पर ही लिखा रहता है कीप साइलेंस। अब जब आप साइलेंस मोड में होंगे तो कैसा सोशलाइजेशन? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर होता भी है तो कम होता है, इसलिए वो निष्क्रिय हो गया। क्लियर।
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9, बालकों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। समाजीकरण की स्थिति में मुख्य भूमिका, अच्छा रहन सहन, खेल कूद, पाठ्य पुस्तकें, सुंदर वेशभूषा। कौन सा होगा? बी इज राइट आंसर, खेल कूद महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया की किस अवस्था में सर्वाधिक गहन और जटिल होती है? कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत गहन डीप होती है। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। आप देखेंगे जटिल का टर्म एक ही जगह लगा हुआ है, वो है आपका किशोरावस्था। बी इज राइट आंसर। आई होप आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट करते रहिए। आशा करता हूं आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। चलिए एक बार उन छात्रों को भी बधाई जिन लोगों ने 69 में आज 2-3 नंबर अपने अपने बढ़ाए हुए हैं। 2 से 3 नंबर बढ़ाए गए हैं रिवाइज आंसर की में। बाकी जो रह गए हैं, जो लोग रह गए हैं, वो लोग परेशान मत हो। उनके लिए भी जल्दी ही बहुत सारी अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद एसोचैम की रिपोर्ट ये कहती है कि 1,40,000 पोस्ट एट प्रेजेंट इस जून मंथ में खाली हो रही है यूपी में। तो इसका मतलब वेट मत करिएगा, रेगुलर पढ़ाई करिए और इस आने वाली भर्ती में जैसा कि बोला जा रहा है 56,000 इज अबाउट टू अपकमिंग। तो अगर आने वाली भर्ती में अपने आप को, अपना स्थान आप सिक्योर करना चाहते हैं तो कीप स्टडी, पढ़ते रहिए और आप एंजॉय करते रहिए। राइट, पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए, मेरे कहने का मतलब है। बाकी मैं आपके साथ हूँ आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। एक बात और आपसे कहनी है मुझे कि अगर आपको लाइव सेशन चाहिए है तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी कह चुका हूँ, आपको सफिशिएंट नंबर देना पड़ेगा। राइट, अगर वो मुझे सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा तो मैं लाइव आ जाऊँगा, और जितनी जल्दी मिल जाएगा उतनी जल्दी मैं लाइव आ जाऊँगा। बाकी आई होप ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।